जानते हैं हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से हमारा सामना होता है। कुछ लोग तो हमारे माशरे के इतने अच्छे हैं कि वो वाकई ही अच्छे हैं, उनकी सिर्फ ज़ाहिरी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, उनका ज़ाहिर और बातन दोनों अच्छे होते हैं, उसमें ज़रा भी तज़ाद नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाहिरी अपीयरेंस देखी जाए तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े यूनिक लगते हैं, उनके काम इतने स्पेशल होते हैं कि हम मानते हैं कि यही हमारा सब कुछ है। लेकिन अगर उनका इनर देखें तो उनके पीछे इतनी इतनी बैक पे स्टोरीज़ हैं कि आप जानकर हैरान होंगी। ऐसी ही एक हैरानगी, ऐसी ही एक मुश्तबा चीज़ ने आज मुझे भी परेशान कर दिया। आज मैं जो बात आपको के साथ शेयर करना जा रही हूँ वो एक ऐसी बात है जिसके लिए आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर हैं, तारक बशीर साहब उनका नाम है। आइए उनसे पूछते हैं कि प्रॉपर्टी के नाम पर उनके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ, किस किस्म का चीट हुआ, किसने फ्रॉड किया, और फ्रॉड करने वाली शख्सियत जिस पर एलिगेशन है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है स्पेशली, वो कोई आम शख्सियत नहीं। अगर हम LA6 आज़ाद कश्मीर की बात करें तो राजा शाहिद रज़ा समानी बंडाला यूनियन कौंसिल में एक ऐसी शख्सियत जिसको लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। इनफैक्ट हम भी मिले हैं उनसे, हमने उनका इंटरव्यू किया है, हमने लोगों की ओपिनियन ली है और वहाँ उन्होंने सोशल वर्क काफ़ी किया है। लेकिन सुनते हैं, आइए हम आपकी मुलाकात रिटायर्ड मेजर तारक बशीर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप मेरे से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस्लामाबाद आए मुझसे मिलने के लिए। जी थैंक यू। जिसका मैं नहायत ही आपकी और आपकी टीम का मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह आपके थ्रू मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचेगी, और जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है वो इंशाल्लाह आइंदा किसी के साथ नहीं होगी। सही। मेजर साहब, सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि हम ट्रस्ट जब भी करते हैं तो उसमें लिमिट्स रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का तो एक ऐसा तरीक़ाकार है कि उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा लिमिटेड भी रहना पड़ता है। किस तरह, कब और कैसे आप जो है मिले राजा शाहिद साहब से? आपके वालिद बशीर साहब किस तरह से मिले? जिस तरह से वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स भी रहे हैं, उनकी अपनी एक ख़ास पहचान है। कैसे ये धोखा हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, आप अपनी ज़बान से? मैम, ये चक्री में सोसाइटीज़ की रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरे वालिद साहब ने थ्रू जो है 3rd पर्सन डीलर, उन्होंने शाहिद रज़ा साहब सोसाइटी के ओनर थे, इनसे 12 अदद प्लॉट खरीदे थे, 13 लाख रुपए की एक फ़ाइल थी। तो वहाँ से हमारी 2019 से ये मामला शुरू हुआ। कितनी पेमेंट आपने दी और कितनी जो है वो आपके हाथ प्रॉपर्टी लगी, या आपका जो प्रॉपर फाइलें आपने कितनी ली और क्या प्रोसेस हुआ इसमें? मैम, हमने 12 फाइलें ली 13 लाख रुपए की, जिसमें से 6 की रजिस्ट्री हो गई थी, 6 की अभी पेंडिंग थी, लेकिन मौके पे कुछ भी नहीं था उस पे, बल्कि सोसाइटी पे उल्टा FIR होगी RDA की तरफ से कि ये डमी है, और ऊपर से जब वहाँ पे आप मौके पे जाते थे तो वहाँ पे वो लोकल लोग आ जाते थे और वो कहते थे कि जी यहाँ पे तो सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ से ये शुरुआत। मैम, ये इस तरह था कि जो हमारा 12 प्लॉट्स का इशू था, वो उसकी इन्होंने इनिशियली जब इन पे एप्लीकेशन मूव की तो इन्होंने मेरे साथ सेटलमेंट की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पार्टीशन में करूंगा, 6 प्लॉटों की आपको भी पेमेंट करूंगा, 6 की बाद में आपको करूंगा। उन 6 प्लॉटों की पेमेंट के एवज इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए के चेक दिए, और वो उन्होंने टाइम एक तय किया कि ये कैश हो जाएंगे तो नेक्स्ट 6 में कर दूंगा। लेकिन वो कैश होने की नौबत ही नहीं आई, वो डिसऑनर हो गए। एक दोबारा लिटिगेशन से बचने के लिए, मेरे फादर जो है इज़ एन ओल्ड एज मैन, तो एक लिटिगेशन से बचने के लिए इनसे सेटलमेंट की, तो इन्होंने हमें सिटी विलाज में उसके मुतबादल जो थे 3 विलाज, इन्होंने कहा कि ये इसमें आप अपनी पेमेंट एडजस्ट कर लें। तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए के इन्होंने हमें वो विलाज दिए, और 1 करोड़ रुपया इन्होंने कहा आप इसमें एडजस्ट कर लें। 170 जो है वो आप एसेट या कैश की सूरत में आप मुझे पेमेंट कर दें, और वो करके तो इन्होंने 3 अदद हमें अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए, और रजिस्ट्री का फिर इन्होंने हमसे वादा किया कि जी हम आपको इसकी रजिस्ट्री भी दे देंगे। लेकिन वो बस अलॉटमेंट लेटर जो है वो जब RDA वगैरह से इनिशियली जब पूछा RDA से, तो वो उनको इसके साथ इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत एक टेक्निकल तरीके से ये काम किया हुआ था कि एक सोसाइटी है वो ऑलरेडी RDA से अप्रूव थी, और उसकी कुछ बाउंड्री के साथ मुलक्का 2-3 स्ट्रीट्स इन्होंने डाल के
जो कि आरडीए से अप्रूव नहीं थी, वहाँ पे इनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो इन्होंने अलॉटमेंट लेटर बना के और इन्होंने हमें वो दिए, और जिसका बाद में जब आरडीए से ने वहाँ पे घर सील करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनके कोई इश्यूज हैं। उसके सिलसिले में इनसे हमारे 1-2 सेटिंग हुई, जिनकी तहरीरें मेरे पास सारी मौजूद हैं कि इन्होंने कहा मैं ये कमिटमेंट की कि इतने दिन में आपको रजिस्ट्री करा देता हूँ। वो करते करते इन्होंने बिल्कुल उसके बाद ये मतलब जस्ट गेन द टाइम। तो फिर बात है, जब कोई बात इनसे नहीं बनी तो इन पे मैंने एक एप्लीकेशन दे के थाना सियाला में FIR कराई, और वो जब मैंने FIR कराई तो उसके बाद इन्होंने मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ली बेल लगा के। ये एक मेरे दोस्त हैं वकील साहब, उनको इन्होंने स्पेशली अप्रोच किया, पिंडी कचहरी में आके इन्होंने तहरीर लिखी, चेक बनाए, उसी के हाथ से तहरीर करवा के और उनको कहा कि जी ये मैं इसके जो पेमेंट है वो मैं इस तरतीब के साथ देता हूँ, और आप मेरी जो है एक तो बेल भी करा दें, और दूसरा आपके जो मैं टाइम शेड्यूल दे रहा हूँ इस पर मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आपको पेमेंट भी डिलीवर हो जाएगी। मैंने कहा चलें अगर इनको अकल आ गई है तो आई शुड नॉट प्रेस द मैटर फॉरवर्ड। मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट की कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ बेल दे दें। इन्होंने 6 अदद मुझे पेमेंट के चेक जारी किए मैम, और वो 6 अदद चेक में से एक इनिशियल जो चेक था 20 लाख की अमाउंट का, वो मैम कैश हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट चेक्स थे मैम वो उनमें से कोई भी कैश नहीं हुआ, वो सारे डिसऑनर हो गए, उनके खिलाफ FIRs मैंने कराई, एंड वो बस ये शहर छोड़ के भाग गए हैं। वो बेसिकली अल्लाह की रज़ा के लिए जो मामला वो रिजॉल्व करना चाह रहे थे, वो ऐसे ही था कि बस टाइम देते जाएं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो बाकी पैसे कोई नहीं मिल रहे। ठीक है मैम। और दूसरी बात ये कि एक दफ़ा वो मुझे इधर DHA सेक्टर F है, इसकी मॉस्क में मुझे नज़र आया, मैंने उनको परसू किया, वो वहाँ चले गए, तो वहाँ पे जाके मस्जिद की सीढ़ियों पे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार दिस इज़ नॉट द वे, आप क्या कर रहे हो, तो आप पे FIR है जो भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अरेस्टिंग यू, लेकिन आप मेरे साथ ये मैटर रिजॉल्व करें। तो उन्होंने मुझे कलमा पढ़ के कहा कि जी मुझे नमाज़ पढ़ने दें, मैं 2 मिनट में बस आता हूँ और हम बैठ के अभी बस मसला हल करते हैं आपका, डोंट वरी। मैं भी बस वज़ू करके अंदर चला गया, वो नमाज हमने नहीं थी, तो वो नमाज तोड़ के वो निकल गए लेडी साइड से, जो है DHA की मॉस्क में लेडी साइड इंटर करके, तो वहाँ से वो बस भागे, उनके जूते इधर जेंट्स वाली साइड पे रह गए। तो जब मैंने नमाज ख़त्म की तो पता चला कि देयर इज सच एन इंसिडेंट। तो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था कि हम किस तरह लोगों की सोच रखते हैं, और ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो करते हैं वो अल्लाह के सामने से भाग जाते हैं। ये तो बस आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट द सिटी, ही इज नो मोर हियर इन। सर एलिगेशन का अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हमारे माशरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एलिगेटेड हैं, एलिगेशन कर लेते हैं एक दूसरे पर, बड़ा इजी समझा जाता है किसी पर भी ब्लेम करना। आपके पास इसका कोई प्रॉपर प्रूफ है? आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या आपके पास वो चेक्स मौजूद हैं जो उन्होंने खुद दिए? क्या आपके पास वो नोट मौजूद है जिस पर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं फ़लाना, यानी मैं राजा शाहिद रज़ा ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये फ़ला अमाउंट देनी है? मैम ये बहुत माशाल्लाह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसके जवाब में ये कहूँगा कि मेरे से सिर्फ पैसे मेरे वालिद साहब से मेरे से गए ही हैं, उसके बदले हमने ये 1.5 इंच की फ़ाइल बनाई है। अच्छा। इसमें डे 1 से ट्रांजैक्शन लेके और आज दिन तक हर चीज़ का प्रूफ है। और फर्दर टू डैट अगर आप पर्सनली मतलब शायद रज़ा साहब की गुफ्तगू भी सुनना चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सएप के अंदर उनके बहुतेरे वॉइस नोट्स हैं जिसमें वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी क्या गलतियां हैं, और वो मुझसे टाइम मांग रहे हैं और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फर्दर ये कि जो मैंने अभी आपको DHA वाला वाक़या सुनाया, इसकी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, जो वो गाड़ी छोड़ के भागे थे। जो वो गाड़ी छोड़ के भागे वहाँ पे वो जो पुलिस ने आके गाड़ी उनकी 550 में बंद की थी, वो सारे मेरे पास डिटेल हैं, वीडियोस मैंने उस वक्त बनाई थी। तो मैम मेरे पास मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग, एक एक बात जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसके मेरे पास 3-3 4-4 प्रूफ्स हैं। तो मैं उन दोस्तों के लिए भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 3-4 साल से एक मामला है जो चल रहा है शाहिद रज़ा साहब के साथ। ये मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें एक एक चीज़ की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। अब मैं आपसे कोई ज़बानी कलामी बात नहीं करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्स पर बात करूँगा कि मेरे पास जो शाहिद रज़ा साहब के चेक्स, प्रूफ्स, पेमेंट के हर चीज़ है। लेकिन मैं ये अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि मेरी बात में सदाकत नहीं है तो शायद रज़ा साहब तो पिंडी इस्लामाबाद नहीं आ सकते, वो तो इधर से इश्तिहारी हैं। मुझे मौका दें, इसी चैनल के थ्रू मैं बंडाला आ जाता हूँ और वहाँ पे शायद रज़ा साहब को सामने मेरे मुकालमे में बिठाएं
और आवाम को सारी चीज़ की सदाकत सामने आ जाएगी। मैं मज़ीद ये कहता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मैं सारी बंडाला की आवाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। अब मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शायद रज़ा साहब ने एक बयान भी जारी किया है कि जी मैंने पैसे नहीं देने। ये मेरा मोबाइल है, इसमें शायद रज़ा साहब की आवाज़ आप सारी पहचानते हैं। ये मैं बंडाला आऊँगा, पेशे खिदमत करूँगा, उनके वॉइस नोट्स, उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स इसमें मौजूद हैं कि किस तरह वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, पैसों की कमिटमेंट्स कर रहे हैं। और फर्दर मोर ये यहाँ पे इस ऑफिस में बुलाने का मकसद जो था वो ये था कि यहाँ पे है इसी ऑफिस के बाहर एक शायद रज़ा साहब ने होंडा सिटी वाइट कलर की गाड़ी जो खड़ी की हुई है 30 लाख रुपए की मालियत में कि जी ये गाड़ी के मैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके तो बेच के आप पैसे अपने ले लें। तो वो फिर ये क्यों दे रहे हैं? अगर उन्होंने मेरे पैसे नहीं देने तो मुझसे क्यों रिक्वेस्ट करके टाइम ले रहे हैं? क्यों? मेरे दोस्त हैं, मैं कम से कम 20 ऐसे दोस्त अपने बता सकता हूँ जिनको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इससे टाइम लेके दें, ये मेरे पीछे बंडाला ना आए, ये मुझे अरेस्ट ना कराए, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल करें। वो क्यों कहते हैं? तो वो नहीं देने तो फिर तो उनको दिलेर होना चाहिए। मेरे साथ बैठे, बंडाला में ही बैठे, बंडाला मोड़ पे ही बैठे, आज बैठे, कल बैठे, अवाम में बैठे और फैसला करें मेरे साथ कि ये क्यों इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मैम 3 घर हैं तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के और 6 प्लॉटों का इशू है मेरा उनके साथ, जिनकी मेरे पास कागजात मौजूद है लेकिन वो सेटलमेंट नहीं करते। और अब ये है मैम कि वो अब बंडाला में बैठे हुए हैं, ना ही वो समझते हैं कि मेरे पे कोई कानून नाफिज होता है, ना ही वो समझते हैं कि कोई पैसे देने हैं। हाँ ये है कि जब भी मैं कोई कदम उठाने लगता हूँ तो उनके ऑफिस से 2-3 लोग आ जाते हैं रिक्वेस्ट करने के, सर थोड़ा सा। जिस तरह से तारिक साहब आपके पास तमाम प्रूफ्स हैं, आपके पास पूरी फाइल्स हैं, आपके पास उनके चेक मौजूद हैं, आपके पास वो व्हीलर्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो उन्होंने आपको दिए, आपके पास वो प्लाट्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो उन्होंने आपको दिए, सारा कुछ होने के बावजूद रजत शाहिद रज़ा साहब अगर वो हमारा इंटरव्यू सुन रहे होते हैं, हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं सुलहनामा का और आपको अमाउंट देते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैम ऐसे है कि वो एक पुरानी कहावत है कि देना हिमाकत और लेना हिकमत। तो अगर शाहिद रज़ा साहब एक पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो डेफिनेटली मैम मेरा उनके साथ पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है। मेरे लिए मेरे पैसे दे दें वो इज्जतदार तरीके से तो काबिल एहतराम है। आई विल बी मोस्ट फोर्थ कमिंग, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कदम तो उठाएं। मैम ऐसे है कि जो आज़ाद कश्मीर से इनका अरेस्ट का जो प्रोसीजर है वो एट दी हैंड्स ऑफ AJK पुलिस ही होगा। और वो ये है कि यहाँ की एक तो अव्वल बात यह है कि इन्होंने थानों में पैसे दिए, मेरे ही पैसे मेरे खिलाफ दिए, जैसे पहले मैंने कहा। तो एक तो यहाँ की पुलिस भी रिलेक्टेंट है, वो बस यही बहाना करते हैं कि सर वहाँ से जाके लाना थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं देते। और डेफिनेटली AJK पुलिस का भी अपना एक प्रोसीजर होगा कि उन्होंने कैसे हैंड ओवर करना है। तो वो अभी तक सीरियसली ये बीच में मैंने जैसे ही आपको कहा कि जब भी कोई कदम उठाना शुरू करते हैं तो वो बीच में ये जो जिरगे वाला मामला है, और मैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ कि चलो मफामत जो है ना हमारे मज़हब में भी है, ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने उनको गिरफ्तार या अरेस्ट करके तो मुझे कौन सा कोई वहाँ पे अडियाला में स्टेट बैंक है जिससे वो पैसे निकाल के दे देंगे, एंड में तो पैसे ये जब बाहर ही आएंगे तो उन्होंने देने ही है ना। मैम मेरी बेसिकली आपके साथ इंटरव्यू का जो मकसद है ना, मैंने अपनी आवाम को, वो मेरे भाई हैं, हम एक हैं, उन्हीं को रिक्वेस्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि इंसान जो है ना एक सोशल एनिमल है। यहाँ पे आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे अदालतें ये क्या देंगी जो आवाम मुझे दे सकती है? बुराई को रोकना, ठीक है, ये आवाम का काम है। आवाम के सामने जब इस चीज़ की तस्दीक हो जाती है कि मेरा ये हक है और एक बंदा मेरा हक खा के छुप के उनमें बैठा है, तो ये उनके ज़मीर पे है, ये उनका काम है कि उस बंदे को इस पे मजबूर करें कि वो मेरे साथ सेटलमेंट करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे। और अगर वो नहीं करता और वो मुझे सच्चा आवाम जानती है तो उसको अपने माशरे से अलग कर दें। जैसे कि कोई भी आपका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई भी माशरा है वो बुराई को एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह मेरी भी बंडाला की आवाम से रिक्वेस्ट है, मैं भी बेसिकली देहाती इलाके का हूँ, इसी तरह के इलाके का हूँ मैं भी। मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी भर मेहनत की है, मेहनत करके हमने कुछ कमाया है।
इन्होंने हमसे लूट के ले गए हैं और वहाँ पे जाके आप में छुप गए हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को अपना नाम ना बदनाम करने दें, इसको वहाँ से निकालें और इसको कहें कि भाई जिनका तुम हक मार के लाए हो वो उनको वापस करो, नहीं तो आप हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको नो कह दें, सिंपल। जी तो नाज़रीन, ये थी रिटायर्ड मेजर तारिक बशीर साहब की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। इट्स सो सरप्राइजिंग टू मी। ऑब्वियसली राजा शाहिद रज़ा एक ऐसा नाम, मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया। बैकअप बड़ा अच्छा रहा लोगों का, उनका यूथ का बड़ा अच्छा बैकअप रहा। लेकिन इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।